हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है? व्हाट इज़ मोशन? इफ़ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, दैट इज़ कॉल्ड मोशन। तो अगर कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, अपनी स्थिति बदल रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो मोशन कर रही है। ठीक है। तो समय के अलावा भी हम इसको देखते हैं कि उसकी जो दूरी है वो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के सापेक्ष बदल रही है या नहीं बदल रही है। जैसे कि मैं अर्थ पर खड़ा हूँ, तो क्या मैं अर्थ के सापेक्ष मोशन कर रहा हूँ? मैं मोशन नहीं कर रहा हूँ अर्थ के सापेक्ष। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या मैं मून के सापेक्ष मोशन कर रहा हूँ, तो हाँ, मैं मून के सापेक्ष मोशन कर रहा हूँ, क्योंकि मून के सापेक्ष जो अर्थ की जो डिस्टेंस है वो बदल रही है। ठीक है। जो प्लैनेट हैं, दूसरे प्लैनेट हैं, क्योंकि अर्थ भी मूव कर रही है, मून भी मूव कर रहा है और दूसरे प्लैनेट भी मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो मैं दूसरे प्लैनेट के सापेक्ष भी मोशन कर रहा हूँ। हम सभी इस तरह से मोशन कर रहे हैं। तो इस तरह से जो मोशन है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी, हम दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के रिलेशन में उसको मेज़र करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति बस के बाहर खड़ा हुआ है और बस उसके सामने से निकल रही है, तो बस में बैठे हुए जो यात्री होंगे उस व्यक्ति के सापेक्ष मोशन करेंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति बस के अंदर चला जाता है, तो अब अगर पूछा जाता है कि जो बस में बैठे व्यक्ति हैं, जो बस में बैठे यात्री हैं, उस व्यक्ति के सापेक्ष मोशन कर रहे हैं, तो बस चल भी रही होगी तो भी हमारा आंसर क्या होगा कि उस व्यक्ति के सापेक्ष मोशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पूछे रोड के सापेक्ष, तो हाँ, रोड के सापेक्ष वो जो बस में बैठे यात्री हैं वो मोशन कर रहे हैं। तो इस तरह से हम एक मोशन को हम किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के सापेक्ष हम मेज़र करते हैं। तो ये इसकी परिभाषा होती है मोशन की। अब मोशन कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली जो मोशन है वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन। तो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक हो गया रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई व्यक्ति एक सीधी रेखा में मोशन करता है, मूव करता है, तो उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। मोशन, शॉर्ट में हम कह सकते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। इसके नाम से ही पता चल रहा है रेक्टिलिनियर, लीनियर मतलब एक लाइन में, इस तरह से जब कोई वस्तु मूव कर रही है तो ये एक सीधी रेखा में मूव कर रही है, इसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। सेकंड जो होता है उसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट है वो एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो उस वहाँ पर उसे कहते हैं सर्कुलेटरी मोशन। सो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अराउंड a fixed point अब यहाँ पे हमने रिवॉल्व मिटा दिया, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेटरी मोशन 2 तरह से हो जाते हैं। एक रिवॉल्व जो करता है उसे कहते हैं रिवोल्यूशन, और एक रोटेशन, अपनी ही जगह पर जब घूमना हो तो उसे कहते हैं हम रोटेशन। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन। अब ये 2 तरह से होते हैं, एक रोटेशन और रिवोल्यूशन। तो अर्थ जो है वो रोटेशन भी करती है, अपनी एक्सिस पर भी घूमती है, जिसके कारण दिन रात होते हैं। 24 घंटे में वो अपनी दूरी पर एक बार चक्कर लगाती है। और रिवोल्यूशन, ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमना, ये रेवोल्यूशन कहलाता है। तो अर्थ जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। और इसके अलावा और भी हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि लट्टू। लट्टू क्या है, एक ही स्थान पर घूमता रहता है, तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। और रिवोल्यूशन का, जैसे कि हम कोई पत्थर लेते हैं, उसको धागे से बांध कर अगर घुमाते हैं, तो वो पत्थर क्या है, चारों ओर घूमता है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको रेवोल्यूशन हम कहेंगे। तो इस तरह से आगे थर्ड जो है होता है ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन।
ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, इसे हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो डायरेक्शन, when an object move to and fro direction about a fixed point, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट के टू एंड फ्रो डायरेक्शन में घूमता है, टू एंड फ्रो यानी कि आगे और पीछे की डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, और इसे ही वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि गिटार या सितार, जब हम उसको बजाते हैं तो उसके जो वायर होते हैं वो टू एंड फ्रो डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, कंपन होता है। वाइब्रेशन मीन्स क्या होता है, कंपन। तो इस तरह के कंपन को ही हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। इसके अलावा जो घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो किस तरह का मोशन करता है, वो ऑसिलेटरी मोशन करता है। तो ये इस तरह से 3 टाइप्स होते हैं। इसके अलावा मोशन के भी और भी टाइप्स होते हैं डिस्टेंस और टाइम के आधार पर। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस एंड टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम के आधार पर 2 तरह के मोशन होते हैं। एक यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है। जैसे 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, 3 घंटे में 30 किलोमीटर जाती है। तो ये क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ पर जो समय क्या है, एक निश्चित समय में वो एक निश्चित दूरी तय कर रही है, तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब समय तो सेम है, जैसे 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है, 2 घंटे में अगर 15 किलोमीटर जाएगी, 3 घंटे में अगर 35 किलोमीटर जाएगी, तो इस तरह से यहाँ पर समय तो 1 घंटा ही बढ़ रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कभी 10 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर बढ़ जाती है, कभी 15 किलोमीटर बढ़ जाती है। तो इस तरह से एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी जाती है तो वहाँ पर हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर unequal distance in equal interval of time, तो that is called non uniform motion। इसके अलावा मोशन के और टाइप्स होते हैं डायमेंशन के आधार पर। अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, डायमेंशन के आधार पर डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन को हम विमा भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं वो उसमें कुछ 2 डायमेंशनल होते हैं, कुछ 3 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है, कुछ 1 डायमेंशनल होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट में जो मोशन होता है वो भी 3 तरह से होता है, 1 डायमेंशनल,
डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन में जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ा है, जब मोशन इन अ लाइन, इसको हम क्या लिखेंगे, मोशन इन अ लाइन। तो जब मोशन एक लाइन में होता है, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन था, तो वो एक डायमेंशन में हो रहा है, ठीक है, उसमें एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मोशन हो रहा है वो वन डायमेंशनल है, ठीक है। टू डायमेंशनल मोशन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। तो जो प्लेन पर मोशन होता है, यानी कि जो प्लेन सरफेस पे जो मोशन हो रहा है, जैसे कि हम क्या ज़मीन पर मोशन कर रहे हैं, तो ये क्या है, प्लेन सरफेस एरिया है। तो यहाँ पर जो भी मोशन कर रहे हैं वो कैसा है, मोशन है वो टू डायमेंशनल मोशन है। जैसे कि वाहन, अर्थ पे जो भी वाहन है, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी जानवर है, वो सभी किस तरह का मोशन करते हैं, वो सभी टू डायमेंशनल मोशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक प्लेन सरफेस पे मोशन कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि कैरम में जो स्ट्राइकर है वो किस तरह का मोशन करता है, वो टू डायमेंशनल मोशन करता है, ठीक है। थर्ड होता है थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। थ्री डायमेंशनल में इसमें तीन डायमेंशनल होती हैं, जैसे कि लेंथ, हमने पढ़ा ना, ऑब्जेक्ट होते हैं थ्री डायमेंशनल, ऑब्जेक्ट होते हैं टू डायमेंशनल में क्या होता है, जैसे कि लेंथ होती है उसमें और ब्रेथ होती है, ठीक है। दो ही डायमेंशन में ऑब्जेक्ट की जो एक लेंथ में, यानी कि एक डायमेंशन में जो डिस्टेंस होती है वो उसको हम लेंथ मान लेते हैं, दूसरे डायमेंशन में जो डिस्टेंस होती है उसे हम ब्रेथ मान लेते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, और पैरेललोग्राम हो गया। तो इस तरह से ये सभी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और टू डायमेंशनल फिगर हैं। और इसके अलावा जो थ्री डायमेंशनल फिगर होते हैं उन्हें क्या हम कहते हैं, उन्हें जैसे कि क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फेयर हो गया, कोन हो गया, ये सभी थ्री डायमेंशनल फिगर होते हैं। तो इसमें तीसरी डायमेंशन क्या होती है, इसमें थर्ड जो डायमेंशन है वो ऊंचाई हम काउंट करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर थ्री डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ऊंचाई में उड़ सकता है, जैसे कि प्लेन हो गया, काइट हो गई, और बर्ड्स हो गए। तो इस तरह से जो थ्री डायमेंशनल मोशन है, इसमें तीन डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उसे हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन, जैसे कि प्लेन, बर्ड्स, काइट्स। सो ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ये हम लिख दे रहे इसमें, जैसे कि काइट, बर्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से थ्री डायमेंशनल मोशन होते हैं। वन डायमेंशनल में क्या होता है, वन डायमेंशनल में वस्तु जो है वो एक ही दिशा में मूव करती है। टू डायमेंशनल में वस्तु दो डायमेंशन में मूव कर सकती है, ठीक है। और थ्री डायमेंशनल में एक थर्ड डायमेंशन और जुड़ जाती है, ठीक है। इस तरह से ये एक थर्ड और डायमेंशन जुड़ जाती है। इसमें जैसे मान सकते हैं ये लेंथ और ब्रेथ और ये हाइट, ठीक है। तो इसमें जैसे कि ये रेक्टेंगल होता है, ये क्या होता है, ये टू डायमेंशनल शेप होता है, ठीक है। या स्क्वायर थ्री डायमेंशनल शेप किस तरह से होता है, ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, ये लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, इसके अलावा ये हाइट होती है। तो इसमें इस तरह से इसमें थ्री डायमेंशन होती है। तो इसी तरह से वस्तु भी जो है अगर थ्री डायमेंशन में मूव करता है तो वो थ्री डायमेंशनल मोशन है। अगर वस्तु दो डायमेंशनल में मूव करता है तो वो टू डायमेंशनल है। अगर वस्तु एक ही डायमेंशनल में मूव करता है तो वो वन डायमेंशनल है। तो ये इस तरह से मोशन के टाइप्स होते हैं। अब इसके बाद मोशन में कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, जैसे कि मोशन में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी वस्तु है कब मोशन करती है, वो एक पर्टिकुलर टाइम में अगर उसकी जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाती है। तो इसमें डिस्टेंस टर्म हो गया, पहला तो टर्म हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक फंडामेंटल यूनिट्स है। डिस्टेंस में हम क्या मेज़र करते हैं, लेंथ क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। तो यहाँ पर इसकी जो यूनिट्स होती है वो मीटर होती है। इसके अलावा टाइम क्या है, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है।
ठीक है, यूनिट कह रहे थे। डिस्टेंस क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, और इसकी यूनिट जो है वो मीटर होती है, और टाइम जो है वो ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट्स क्या होती है, सेकंड होती है, ठीक है। और इसके बाद डिस्टेंस, टाइम, इसके अलावा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर है। डिस्टेंस जैसे कि डिस्टेंस जैसे कि आप लोगों ने रीजनिंग में पढ़ा होगा कि कोई वस्तु है, ये यहाँ से, या कोई व्यक्ति है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद ईस्ट डायरेक्शन में चलता है 4 किलोमीटर, फिर उसके बाद साउथ डायरेक्शन में चलता है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि वो अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, स्टार्ट करता है 2 किलोमीटर नॉर्थ में, 4 किलोमीटर ईस्ट में, फिर 2 किलोमीटर साउथ में, तो वो अपने घर से अब कितनी दूरी पर है। तो ये जो दूरी पूछ रहा है ये हो जाती है 4 किलोमीटर। ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, ठीक है। तो 2 किलोमीटर नॉर्थ में गया, 4 किलोमीटर ईस्ट में गया, फिर 2 किलोमीटर साउथ में गया। तो यहाँ से जो इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक की जो डिस्टेंस है वो होती है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस बिटवीन द, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह से ये भी क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन की जो बीच की डिस्टेंस है वही क्या होती है, वही डिस्प्लेसमेंट होती है। तो डिस्टेंस क्या है, अब इसमें अगर डिस्टेंस पूछता है, अगर वो ये पूछ लेता कि वो कितनी दूरी पे है तो हम बताएंगे 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। लेकिन अगर ये पूछता है कि वो कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी तय करता है, तो क्या होगी, तो फिर हमारा आंसर होगा 8 किलोमीटर, क्योंकि 2 किलोमीटर इधर जाता है, 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर फिर साउथ में, तो 8 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ से डिस्टेंस जो हो जाएगी वो 8 किलोमीटर हो जाएगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो 4 किलोमीटर होगी। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है। इसके अलावा डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस में कोई दिशा नहीं होती है, इससे डिस्टेंस जो है वो किसी दिशा नहीं बताता, कोई भी दिशा नहीं बताता है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, सदिश राशि, इसको हम कहते हैं सदिश राशि, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिशा पता चल रही है कि 4 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, इस ओर है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट से हमें क्या, डिस्प्लेसमेंट हमें दिशा इंडिकेट करता है, ठीक है, डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो इस तरह से ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है। अब आते हैं स्पीड पर। इसके अलावा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड क्या होती है, जब कोई वस्तु एक समय अंतराल में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कुछ दूरी तय करता है, तो उसकी दूरी तय करने के जो रेट है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। जैसे कि फॉर्मूला होता है इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जैसे कि कोई वस्तु है 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, 20 किलोमीटर पर आवर। अगर 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाती है तो उसकी स्पीड क्या कहेंगे हम, 5 किलोमीटर पर आवर। तो एक यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में जो वस्तु के द्वारा दूरी तय करी जाती है वही क्या है, स्पीड कहलाती है। तो इस तरह से इसका ये फॉर्मूला भी बनता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर यूनिट टाइम में वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है वही स्पीड होती है। इसके स्पीड की तरह क्वांटिटी होती है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है, यहाँ पर वही अंतर है जैसे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है।
डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इससे वेलोसिटी क्या हो जाती है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, सदिश राशि है। और स्पीड क्या है, ये हमारी अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है ये हमारी, ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पर यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी और इसके अलावा और क्या होता है, और इसके अलावा स्पीड के अलावा एवरेज स्पीड होती है, स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड के बाद इसी तरह से होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले स्पीड एवरेज वेलोसिटी स्पीड को किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं ये देख लेते हैं। तो एवरेज स्पीड, जैसे कि कोई वस्तु है वो 1 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 5 किलोमीटर, और अगर 2 आवर्स में अगले 2 घंटे में ट्रेवल कर रही है वो 10 किलोमीटर, फिर अगले 3 घंटे में वो ट्रेवल कर रही है 15 किलोमीटर। तो यहाँ से एवरेज स्पीड क्या होगी, SAV, क्या बताया हमने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी, 5 + 10 15 + 15 30। टोटल टाइम कितना है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर हो गया, और +3 आवर 6, डिवाइड कर देंगे 6 से तो 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर एवरेज स्पीड हम निकालते हैं। अब इसके बाद आते हैं एवरेज वेलोसिटी में। एवरेज वेलोसिटी, इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं V और स्मॉल लेटर में AV। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर हो जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर एवरेज स्पीड के कुछ फॉर्मूले बनते हैं, जैसे कि अगर दिया गया है टाइम और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, जैसे कि T1 दिया गया है कि 1 घंटे तक कोई भी व्हीकल है उसकी जो स्पीड है, या कोई व्यक्ति है वो अब व्हीकल से जा रहा है, ठीक है, तो उस 1 घंटे तक उसकी जो स्पीड है, 1 घंटे तक वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है, ठीक है। और अगले 2 घंटे वो जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी किस तरह निकालेंगे, अब इसका फॉर्मूला सेम इसी तरह से फंडामेंटल जो हमारा रूल है उसी से बनेगा, जैसे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो T1 और V1 दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, V = D/T। तो D = क्या हो जाएगा, V और T, यानी कि D = क्या हो गया, V × T। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पहला T और V, यानी कि T1 + V1, डिस्टेंस क्या हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, T1 + V1, तो T1 V1, ठीक है। और प्लस दूसरी डिस्टेंस क्या होगी, जब 2 घंटे में 60 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो 60 और × 2 होगा, तो दूसरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, T2 × V2, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई, और टोटल टाइम T1 + T2। तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है कि T1 + V1 + T2 V2 अपॉन T1 + T2। तो अब इसको निकाल लेंगे एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी तुमने बताया, यहाँ से D = क्या हो गया, VT। तो यहाँ से V1 हम इसको फिर से और ऊपर भी लिख देते हैं, ठीक है, V1 T1 हो गया, ठीक है। और प्लस क्योंकि VT था, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
वी टी होगा यानी कि वी वन और टी वन, और प्लस क्या होगा वी टू टी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू। अब इसकी वैल्यू पुट कर दूँ तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी, 1 इंटू 20 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये वी वन टी वन की वैल्यू हो गई। वी टू टी टू की वैल्यू 60 इंटू 2 क्या होगा 120 हो जाएगा, और टी वन प्लस टी टू यानी कि ये क्या हो गया 3 हो गए, 2 + 1 3 हो गए, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 140 अपॉन 3। अब 6 2 और ये हो गया 20, 2 2 4, 3 से ये डिवाइड होगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर ये पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है, या मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा 3 4 जा 12, 2 0, 6 जा 18, 2, तो यहाँ पे आएगा 46 एंड 2/3। ये एवरेज वेलोसिटी आएगी 60, 46 एंड 2/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह से ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। दूसरा, ये तो जो फॉर्मूला था वो समय और वेलोसिटी यानी कि टाइम और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इस तरह से बनता है। दूसरा जो फॉर्मूला है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज होती रहती है। जैसे कि क्वेश्चन अगर कहता है कि कोई भी व्यक्ति है वो एक वाहन से वो एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, वो कुछ दूरी जाता है 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुछ दूरी जाता है, और फिर 30 किलोमीटर v2 इजिकल टू या 40 मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फिर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है उसी जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। पहले वो 20 किलोमीटर की स्पीड से जाता है कुछ दूरी पर, फिर वहीं से वो दोबारा उसी स्थान पर आता है जहाँ से वो चला था, 40 किलोमीटर की स्पीड से वो वापस आता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगी। ऐसी कंडीशन में हम क्या फार्मूला लगाते हैं, एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला है, ध्यान रखना कि डिस्टेंस सेम रहती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। कभी कभी इस तरह से कह देगा कि आधी जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है, और जो आधी डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर की, तो आधी आधी यानी कि क्या है, दोनों सेम डिस्टेंस है। तो यहाँ पर भी यही फार्मूला लगता है, क्या फार्मूला कि V1 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये फार्मूला एवरेज वेलोसिटी का लगता है। कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम रहता है, ठीक है। तो ये हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ये 2 इंटू 20 इंटू 40 और 20 प्लस 40, ये हो गया 0 0, 4 2 जा 8, 2 जा 16, और ये हो गया 6। डिवाइड कर देंगे 6 से, 6 2 जा 12, 4 0 40, 6 जा 30, तो 4 0 40, फिर यानी कि 26.66 आएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी आएगी 26.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। ये वेलोसिटी के ये एक मेन फार्मूला है, ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल फार्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसी से हम ये बना लेते हैं, ठीक है, तो जहाँ पर टाइम अलग अलग होते हैं और वेलोसिटी अलग अलग होती हैं अलग अलग समय में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर समय नहीं दिया होता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया होता है, डिस्टेंस दी होती है कि डिस्टेंस सेम होती है लेकिन, और वेलोसिटी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर ये फार्मूला बनता है एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद क्या है, एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब एक्सेलरेशन,
एसेलरेशन। एसेलरेशन क्या होता है? एसेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की जिस स्पीड में या किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जिस दर से परिवर्तन हो रहा है उसे हम कहते हैं एसेलरेशन। सो एसेलरेशन को हम लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसेलरेशन। ठीक है, इज कॉल्ड एसेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जिस दर से स्पीड में परिवर्तन हो रहा है, वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं एसेलरेशन। तो एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम निकालते हैं जैसे कि किसी वस्तु की जो इनिशियल स्पीड है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल स्पीड को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और जो फाइनल स्पीड है वो वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एसेलरेशन में दर में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? जैसे कि स्पीड थी 10 और 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद हम मान लेते हैं 2 घंटे बाद स्पीड हो गई इसकी लगभग 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 10 किलोमीटर की स्पीड थी शुरुआती, 2 घंटे बाद इसकी स्पीड हो गई 50 किलोमीटर। तो परिवर्तन क्या हुआ? कितना परिवर्तन हुआ इसमें? कितना चेंजमेंट हुआ? 40 किलोमीटर का चेंजमेंट हुआ, 40 किलोमीटर पर आवर का चेंजमेंट हुआ वेलोसिटी में, 40 किलोमीटर पर आवर। और कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो एसेलरेशन क्या हुआ? 2 2 जा 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो हमने किलोमीटर और आवर में लिया है तो इसलिए हमने किलोमीटर आवर स्क्वायर लिखा है। यहाँ पर आवर स्क्वायर हो जाता है, यानी कि जो वेलोसिटी होती है स्क्वायर क्यों हो जाता है? जो वेलोसिटी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? किलोमीटर पर आवर, और पाउंड में टाइम है तो ये आवर, तो ये आवर जब नीचे आता है तो ये क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में दोनों यूनिट, तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाता है या मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर एसेलरेशन का फॉर्मूला निकलता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? हमने वही अब फॉर्मूला बना लेते हैं। इसी तरह से हमने क्या किया? रेट में परिवर्तन, जो भी वेलोसिटी के रेट में परिवर्तन था वो कैसे निकाला कि पहले इनिशियल 10 था, फाइनल 50 था। तो हमने क्या किया? फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को घटा दिया परिवर्तन निकालने के लिए, चेंजमेंट निकालने के लिए। तो v माइनस यू, और दर यानी कि रेट के लिए हमें t से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से ये एसेलरेशन का फॉर्मूला बनता है। तो ये जो टर्म्स हैं कुछ मोशन में यूज़ होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम किस तरह से इन टर्म्स की सहायता से वेलोसिटी और टाइम और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है, ठीक है, वो किस तरह से बनता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस तरह से बनेगा? इसमें 4 केस होते हैं। केस 1, जब जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो, यानी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट। तो फर्स्ट केस, व्हेन an object at rest। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट क्या होता है? रेस्ट पे होता है। ठीक है, मतलब रुका हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो ग्राफ किस तरह से बनेगा? ठीक है, तो ये मीन पोजीशन होती है, इसको 0 से डिनोट करते हैं। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये टी को रिप्रेजेंट करती है। ये जो लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये मान लिया ये लाइंस 1 आवर 2 आवर 3 आवर इस तरह से ये
तो अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, स्थायी है, मूव नहीं कर रहा है, तो मान लेते हैं कि पहले वो डिस्प्लेसमेंट इतना डिस्प्लेस हो चुका है, तो अगर समय के साथ वो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज हो रहा है तो जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कब बढ़ेगा, जब ये जो पॉइंट है, जब ये लाइन ऊपर की ओर जाएगी तब डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है। और टाइम किस ओर बढ़ता है, टाइम हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा है। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जब हम पॉइंट को हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो हमारा टाइम बढ़ेगा, और जब हम लाइन को वर्टिकली मूव करेंगे तो हमारा डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ग्राफ है शो करता है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन पे है। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला कि कंडीशन दी होती है, ठीक है, और जैसे कि दिया हुआ है कि द ऑब्जेक्ट इज़ एट द रेस्ट पोजीशन, विच ग्राफ शो द ऑब्जेक्ट इज़ एट द रेस्ट पोजीशन। तो उसमें 4 ग्राफ दिए होंगे, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ इस सेंटेंस को करेक्ट करता है। दूसरा एक ग्राफ दिया होता है, ठीक है, सो करेक्ट टेक द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट दिस ग्राफ। तो ग्राफ दिया होगा और उसमें उससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दी होंगी कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। दिस ग्राफ शो, जैसे कि उसमें दिया हो सकता है कि दिस शो दैट द ऑब्जेक्ट मूव विद द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, द ऑब्जेक्ट मूव विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन, द ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो उसमें से आपको करेक्ट टिक करना होगा। तो इस तरह से 2 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। सेंटेंस दिया होगा, ग्राफ पूछ सकता है, ग्राफ दिया होगा और 4 सेंटेंस दिए हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा केस 2 जो है, फर्स्ट हो गया व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट पोजीशन में था। केस 2 क्या होगा, केस 2 अब ऑब्जेक्ट को हम मूव करा देते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग with constant speed, constant velocity, constant velocity। अब जो ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द 0 एक्सेलरेशन। तो किस तरह से ग्राफ बनेगा, अभी हॉरिजॉन्टल लाइन ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगी, वर्टिकल लाइन डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगी, और वस्तु जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल पोजीशन से कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये जो है ये लाइन 45 डिग्री पे होगी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो वर्टिकल लाइन है उससे 45 डिग्री पर सीधी जाएगी। तो ये शो करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसके बाद होता है केस 3। केस 3 यहाँ पर वेलोसिटी जो थी वो कांस्टेंट थी। अब हम वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, विद अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो फिर किस तरह से बनेगा, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट जो है वो एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा, स्पीड जो होगी, जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ेगी। तो टी डी
तो मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वो कुछ यहाँ पर है, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड क्या होगी, उसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। तो इस तरह से कर्व बनेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व होगा। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व क्या शो करेगा कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके बाद केस 3 के बाद केस 4। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा था। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद निगेटिव एक्सेलरेशन, ले लेते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन, अब जो ऑब्जेक्ट है वो निगेटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन। जैसे कि रिटार्डेशन कब होता है, जब वस्तु एक स्पीड से जा रही है, वस्तु पर हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होती है, उसकी जो स्पीड है वो घटने लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि वस्तु में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन में क्या होता है, वस्तु की स्पीड जब एक्सेलरेट होती है तो वो स्पीड बढ़ रही होती है। ठीक है, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, यहाँ पर ग्राफ जो होगा, ये मान लेते हैं वस्तु यहाँ पर है 30 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, कर्व बनेगा और डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन होती हैं, 4 केसेस होते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में। अब इसके बाद टाइम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ किस तरह से बनता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में 3 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट केस 1 में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, जब कोई वस्तु जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो किस तरह से बनेगा ग्राफ। अब यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये टाइम, और जो वर्टिकल लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगी। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यानी कि वेलोसिटी जो है नहीं चेंज हो रही है। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, 0 है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो यानी कि टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। मान लो वेलोसिटी यहाँ पर है 20 या 30 है मान लो, ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, यानी वेलोसिटी क्या होगी, इस तरह से चलेंगे। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो जो लाइन है वो किस ओर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। वेलोसिटी को कौन सी लाइन शो कर रही है, जो वर्टिकल लाइन है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो हम लाइन को ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही लेकिन टाइम बदल रहा है, तो टाइम किस ओर चलेगा, टाइम जो है वो हॉरिजॉन्टली चलेगा। तो यहाँ पर हम इसको हॉरिजॉन्टल में इस तरह से शो करते हैं, ये इस तरह से वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को शो करते हैं। केस 2, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रही थी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी के बाद फिर वही कंडीशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। When an object moving with positive acceleration,
तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो किस तरह से, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। हाँ, एक चीज़ और, पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, पॉजिटिव के साथ साथ कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसलिए लिया हमने क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर निश्चित है और ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कि जो वेलोसिटी, जो बढ़ने की जो दर है वो निश्चित है कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, तो दूसरे घंटे में भी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो दर है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा, ये t रिप्रेजेंट करेगा, ये v रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी जो है वो समान दर से बढ़ेगी, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। तो जैसे कि इस तरह से ग्राफ बनेगा, इसका एग्जाम्पल इसका हम समझ लेते हैं किस तरह से, नहीं समझ में आया होगा। तो जैसे कि स्पीड थी 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी है 2 किलोमीटर पर आवर, या 1 किलोमीटर मान लेते हैं इसको, चलो 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि 1 घंटे में जो एक्सेलरेशन है वो 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देगा, जो स्पीड है पहले की उस स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ाएगा। जैसे कि स्पीड थी 2 किलोमीटर, तो 1 घंटे बाद क्या स्पीड होगी, स्पीड हो जाएगी v1 v2 हो जाएगा 1 घंटे बाद 3 किलोमीटर पर आवर दूसरे घंटे, ठीक है। तो 1 घंटे बाद हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, 2 घंटे बाद हो जाएगा v3 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 3 घंटे बाद हो जाएगी स्पीड 4 के बाद 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फिर 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 1 घंटे में स्पीड क्या हो रही, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रही। यही एक्सेलरेशन अगर क्या होता 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होता तो क्या होती, स्पीड 2 किलोमीटर होती, v यहाँ पर 2 होता, तो क्या अगली डिस्टेंस 1 घंटे में कितनी बढ़ जाती, 2 + 2 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वेलोसिटी हो जाती। फिर अगले 1 घंटे में कितनी हो जाती, 2 किलोमीटर और बढ़ जाती, तो 4 से 6 हो जाती, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। तो केस 3 में क्या होगा, हम इसमें जो पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन जो था वो कांस्टेंट था, इसको हम बढ़ा देंगे, यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु क्या है, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ रही है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ रही है, तो फिर यहाँ पर यानी कि जो वेलोसिटी बढ़ने की जो दर है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये हो गई टाइम, ये हो गई वेलोसिटी v। अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी शुरुआत में थी 20 के करीब, यहाँ पर इस पॉइंट पे थी, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी क्या, एक निश्चित
एसेलरेशन से एक निश्चित दर से नहीं बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट एसेलरेशन नहीं, इंक्रीजिंग एसेलरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग एसेलरेशन में किस तरह से बनेगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेंगे, ये 3 मेन कंडीशन होती है, ठीक है। तो हमारा ये मोशन चैप्टर ख़त्म हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।